हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे क्लास 9th के। आज पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से समझा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। देखिए, चैप्टर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपके साथ और हमारे अपने बच्चों के साथ पढ़ते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3। देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ना कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेसिकली देखे जाएंगे कितने लॉज आते हैं। 5 लॉज आते हैं। पढ़ गया ये आपको सब पढ़ने हैं? नहीं, हमें सारे लॉज नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हमें 2 लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये दोनों ही लॉ बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लॉ ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? देखिए, आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं। ठीक है, हम मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो जो मास होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू रखता है अपने, क्या है वो, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ना ही उसे कम किया जा सकता, ना ही उसे बढ़ाया जा सकता। ये हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन से, बट आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या याद करनी है, लॉ की डेफिनेशन। एक तरीके से पूरा लॉ आपको याद करना है और एक कोई सा भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा। अब ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपको इस लॉ को बताना है। इसमें क्या है, एग्जांपल कैसे दोगे? देखो, जैसे हमारे पास कुछ भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, बट वो जो वाटर की कंपोजिशन है, अगर हम एक वाटर लेते हैं अपने घर से, अपने आरओ क्या वाटर लेते हैं, एक वाटर हमने मान लो नाली में से उठा लिया, एक पानी का बारिश का ले लिया, बारिश का पानी रिवर से ले आए। ठीक है, तो हम तीनों ही केस में क्या देखते हैं, सभी केस में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो H2O आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, H2O जो भी हमारे पास आएगा वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उसमें जो हम फॉर्मूला देखते हैं H2O का, वो क्या रहेगा हमेशा, चाहे हम वाटर कहीं से भी ले लें, फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। इस फॉर्मूले में भी आप देख पाओगे कि जो H2 है, यानी जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, वो कितने हैं, 2, और ये 1 है। ठीक है, तो ये ही कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगी किसी भी वाटर को जब आप लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो आता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डेल्टन्स जो था ना, एक साइंटिस्ट था जिसने हमें क्या दिया था, एटम दिया था। अब ये जो एटम है ना बच्चों, ये एटम जो हमको मिला है वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, वही सब हमें किसने बताया था, डाल्टन्स ने बताया था। तो डाल्टन्स के मेनली ये सब क्या है, फॉस्फोलेट हैं। डाल्टन्स ने हमें कुछ बातें बताई हैं और वो बातों की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या बताई है डाल्टन्स ने, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन्स ने हमें एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि भाई सबसे जो मैटर है वो बनता है, तो वो किससे मिलके बनता है, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखिए, एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है, अब हम उस पार्टिकल को और फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे मैं आपको वो एक चीज़ दे दूँ, आप उसको तोड़ते तोड़ते कितना तोड़ दोगे, उसका जो लीस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा एटम तक तोड़ दोगे, एटम के बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो एटम सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल बोलो या फिर सबसे टिनी पार्टिकल बोलो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं।
एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जितने भी एटम्स होते हैं ना, अगर वो सेम कैटेगरी के हैं, सेम काइंड के हैं, तो उनकी सभी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी कुछ क्या रहेगा, इक्वल, एक जैसा रहेगा। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है, तो वो दोनों जो हाइड्रोजन के एटम है ना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी क्या होंगी, एकदम एज इट इज सेम होंगी। आई बात सबको समझ में, तुमको भी भाई, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम का डिफरेंट जो मास होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम अलग तरीके से भी देखते हैं, जैसे कि आइसोट्रोप, आइसोबार्स, है ना, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंटली उस चीज़ों को देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों इसमें, तो हमें एटम के बारे में बताया हुआ है। एटम के बाद हमें एक छोटी सी यूनिट दी हुई है और इसमें बताया हुआ है कि सबसे छोटा जो एटम है ना बच्चे, सबसे छोटा जो एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा एटम है। सबसे छोटा एलिमेंट भी कौन सा है, हाइड्रोजन, और सबसे छोटा एलिमेंट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक रेडियस भी सबसे कम हुआ। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है बच्चे वो कितना होता है, 0.37 × 10⁻⁻10। देखो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे IUPAC नेमिंग सभी एलिमेंट्स को। जैसे ये उनके एलिमेंट है, ये तत्व है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन आपके घर में होते हैं, ठीक है, तांबा जिसे आप बोलते हैं। कॉपर को हम लिखते कैसे हैं, कॉपर, और उसका सिंबल जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, CU में। कॉपर को कैसे डिनोट किया जाता है, C, कैपिटल C, और स्मॉल लेटर में U से हम उसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के हम इसमें देखते हैं, सभी एलिमेंट के अपने छोटे छोटे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ताकि हम पूरा नाम ना लिख के एक छोटे रूप में उस सिंबल से उस एलिमेंट को समझ सकें। देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसे कहते हैं हम एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। बट क्या ये डेफिनेशन आती है, नहीं, डेफिनेशन नहीं आएगी आपकी इसमें। आपके पास इसमें आएगा क्वेश्चंस, ठीक है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है। एटॉमिक मास आपको वैसे तो एलिमेंट्स के याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पे समझिए कि किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में जरूर आता है। यहाँ पे हम समझते हैं किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मास होता है ना बच्चों, क्या होता है, एटॉमिक मास। ये जनरली एक ट्रिक बताऊं मैं, या फिर इसमें जनरली जो रूल लिखा जाता है, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है, आप उसे ही क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन ये तो एक तरीके से ट्रिक्स ही हो गई। एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटोन, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन को किसी भी एटम में, जो 3 चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इसमें से प्रोटोन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं या फिर इन दोनों का सम देखते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। सिंपल सा, एक एटम का कितना मास है उसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आपको मान लो क्वेश्चन आया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एटॉमिक मास है वो कैसे आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि आपको एटॉमिक मास आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है ना, Na है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो ये आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं क्लोरीन का कितना होता है 13.5, इस तरीके से। आई बात समझ में। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40। और आर्गन का भी कितना होता है,
आर्गन का भी 39 ही होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे पास जिनके एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम लिखते हैं, देखो जैसे ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है इसमें, देखो सोडियम का है 23, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे 23 प्लस ऑक्सीजन है इसमें और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, देखो 23 1 24 6 30 और 10 40, तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो कितना है 40 ग्राम, ठीक है। यानी ये जो एटॉमिक मास है वो कितने मास है इसका 40 ग्राम। अब देखो इसे हम 40 ग्राम भी बोल सकते हैं, यूनिट 40 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, और एक स्पेशल यूनिट भी होती है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU के नाम से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। एक और चीज से हम इसे डिनोट करते हैं GMU, ग्राम मास यूनिट, ठीक है, या एटॉमिक ग्राम यूनिट। इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। आप सिंपली से इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आप या तो उसे ग्राम में लिख लो या फिर यू में लिख लो, बात एक ही है। आगे देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एटम्स की। तो एटम देखिए दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं, एक नॉर्मल एटम क्या होता है न्यूट्रली होता है, बट अगर हम बात करते हैं आयंस की और मॉलिक्यूल्स की तो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। देखिए जब एटम्स आपस में मिलते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे ही जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो आयंस भी बनाते हैं। बट आयन दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, अब ये जो मैंने कैल्शियम लिखा है ना ये एक कंप्लीट एटम है, ठीक है, ये क्या है कंप्लीट एटम। अगर मैं यहाँ H2 लिखूँ तो क्या है ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, O2 लिखूँ तो क्या है ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई साइन तो नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैं कैल्शियम 2+ लिख दूँ या कैल्शियम माइनस लिख दूँ, अब ये क्या हो जाएंगे, देखो प्लस है तो क्या बोलेंगे हम इसे कैटायन, और नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे इसे हम एनायन, ठीक है। तो जो ये कैटायन है और जो ये एनायन है ये कैसे हमें पता चल रहा है, इसके मॉलिक्यूल से, इसके चार्ज से, सॉरी इसके चार्ज से, जो कि चार्ज ऊपर हम इसे शो करते हैं। अब किसी भी चीज़ का अगर हमें चार्ज बताना होता है वो कैसे बताते हैं हम चार्ज, बताओ चार्ज कैसे होता है। देखो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन की बात कर लो, ठीक है, ऑक्सीजन को हम अगर आयन की फॉर्म में लिखते हैं कितना होता है -2, क्यों होता है, देखो ऑक्सीजन का जो ऑर्बिट होता है KLMN पढ़ा है ना आपने, इसमें हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसको हम फिल कैसे करते हैं 2 और 6 में। आपने पढ़ा होगा कि L और M में मैक्सिमम कितने आने चाहिए 8, कितने आने चाहिए 8, K में मैक्सिमम 2 और इसमें मैक्सिमम 16 या 32, बट यहाँ मैक्सिमम आने चाहिए 8 हैं 6, यानी ये सीटें खाली हैं, यहाँ पे वैकेंसी है। और इसी वैकेंसी को हम कैसे समझते हैं 2 की फॉर्म में, यानी यहाँ पे कितने की कमी है 2 की कमी है, तो इसी को हम कैसे दर्शाते हैं इस तरीके से O-2। और जब ये किसी से रिएक्शन कर लेता है या मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है, तब इसका ऑर्बिट क्या हो जाता है फुलफिल हो जाता है। क्यों हो जाता है ऑर्बिट फुलफिल, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आया भाई, समझ में आया तो मैं भी, ठीक है। आगे देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एक तरीके से। अब एटम किस तरीके से जुड़ रहे हैं वो डिपेंड करता है इन 2 कंडीशन पे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात है, होमो एटॉमिक, होमो का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो एटॉमिक का मतलब होता है कि एक जो एलिमेंट है, एक जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम और एलिमेंट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करते हैं हम H2 की, तो H2 O2 Cl2 ये सारे कौन से हैं, ये सारे ही सारे होमो हैं। क्या है ये होमो, होमो एटॉमिक, क्या है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बट अगर मैं बात करूं हेट्रो की, तो हेट्रो में क्या होता है ना, एटम डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। किस तरीके से, अगर हम जैसे बात करें CO2 तो ये अलग तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है। या फिर अगर हम Ca की बात करें, देखो Ca2 वही बनाता है, ये किसी ना किसी और से जुड़ेगा, जैसे CaO। तो इस तरीके के जितने भी होते हैं जो अलग अलग एटम से जुड़ के एलिमेंट बनाते हैं वो क्या बुलाते हैं, उन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बुलाते हैं। क्या आपके पास समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आगे की चीज़ें। फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म करते हुए मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 तरीके के होते हैं जैसा ये आप देख पा रहे हो, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है।
ये पेपर में नहीं आता। एटॉमिक सिटी को, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक सिटी कहते हैं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे एटम में 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक सिटी कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि इसमें ये एक ही एटम है तो मोनो एटॉमिक, इसमें 2 हैं तो डायटॉमिक, इसमें 4 हैं तो टेट्रा। तो यही इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक सिटी के नाम से कहते हैं, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आप एक बार इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक को केमिकल फॉर्मूला। देखिए अगर हम पूरा लिखेंगे सोडियम क्लोराइड तो कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस हो जाएंगी, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम पूरा ना लिखते क्या लिखते हैं, छोटी छोटी फॉर्म्स में लिखते हैं, सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना है तो CaO में लिख देते हैं, ताकि उस चीज़ को हम छोटे में समराइज करके लिख सकें और एक इक्वेशन को आराम से बना सकें। अदरवाइज तो एक लाइन से ज़्यादा बड़ी बड़ी क्या हो जाएंगी, फॉर्म्स निकलेंगी। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, तो जैसे कि ये है हमारा एक कंपाउंड है H2S, कि किस तरीके से बना, इसको समझने के लिए पहले आपको अच्छे से आनी चाहिए बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है, अभी मैंने छोटा सा एक बात बताया था कि बैलेंसिंग किस तरीके से, O2 माइनस के रूप में दिखाया था। बैलेंसिंग आपको याद भी करनी पड़ेगी और आपको आनी भी चाहिए कि बैलेंसिंग हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, वो किसकी करनी है, केमिकल फार्मूलाज की करनी है। केमिकल फार्मूलाज आपको आने चाहिए, केमिकल फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एक तरीके से आपको बनाना आना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल में आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आयंस की बात करते हैं। सेम जैसे कि मैंने एटम्स के बारे में बताया था, वैसे ही आयन की कैटेगरी है, आयन को भी हम उसी तरीके से समझते हैं, तो ये भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर जो मास है वो कैसे निकालते हैं, वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जैसे एटॉमिक मास हमने देखा था ना, एक्चुअल में वो मॉलिक्यूलर मास ही निकाल रहा था मैं, जिसमें उसमें अलग अलग एटम्स के मासेस लिखे थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मैंने उसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, आपको उस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 2-3 इसमें ये फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल है वो कैसे पता चलेगा, गिवन मास आपके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए जितना भी। जैसे सॉल्ट है तो 20 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, और उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, उसी को हम कैसे दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से। जो मोल होता है ना वो एक क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी के को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करके इन चीज़ों को बता सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में ना। हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया है, कंप्लीटली फिनिश हो गया। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है वो एक बार आप ज़रूर उसमें ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लर्न करें। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एक बार कवर किए हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ के अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो में, और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। साथ में ये जो भी है ये पूरी सीरीज़ में एक रखूँगा जिसमें सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा, तो आप सबको ही देखना, ताकि आपको ओवरऑल पूरे 9th क्लास में साइंस में जितने भी डाउट हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट